आप सभी को सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव भारत तिब्बत सहयोग मंच द्वारा आयोजित इस तिब्बत जन जागरूकता अभियान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि भारत तिब्बत सहयोग मंच विगत 22 वर्षों से तिब्बत की आज़ादी और पवित्र कैलाश मानसरोवर की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा है, लोगों में जन जागरण और चेतना पैदा कर रहा है, मानवता के पक्ष में अपनी बात को मजबूती के साथ सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। आज भारत तिब्बत सहयोग मंच न केवल भारत में अपितु एक विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में अपना जगह बना चुका है, जिससे लाखों स्वयंसेवक जुड़े हुए हैं और रात दिन तन मन धन से इसके उद्देश्यों को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। भारत तिब्बत सहयोग मंच का यह दृढ़ विश्वास है कि अगर विश्व में शांति, समन्वय, सद्भाव और बंधुत्व की भावना बनी रहेगी तो मानवता बची रहेगी और संपूर्ण समाज का सर्वांगीण विकास एवं उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तिब्बत की आज़ादी, पवित्र कैलाश मानसरोवर की स्वतंत्रता के साथ ही साथ मानवता की रक्षा के लिए बृहद सामाजिक जन जागरण करना है। इसके अतिरिक्त यह कार्यक्रम समाज को आत्मनिर्भर भारत एवं उन्नत भारत अभियान के प्रति प्रेरित करने के साथ ही साथ लोगों को चीन की विस्तारवादी तथा अमानवीय नीतियों से भी परिचित करवाएगा, ताकि चीन के कुकृत्यों को विश्व पटल पर भी उजागर किया जा सके। तिब्बत जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम को सफल बनाने में आपका अमूल्य सहयोग अपेक्षित है। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि पिछले हफ्तों रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल जी डी बख्शी जी ने तिब्बत की स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है विषय पर संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार में सलाहकार के तौर पर सेवारत प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी ने तिब्बत की स्थिति और भारत की भूमिका विषय पर तिब्बती युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्री गोनपो धुनतुक जी ने तिब्बत कभी भी चीन का हिस्सा नहीं था विषय पर तथा भारत तिब्बत समन्वय केंद्र के समन्वयक श्री जिग्मे सुल्पिन जी ने निर्वासित तिब्बतियों की दशा और दिशा विषय पर तथा सीटीए में मंत्री श्रीमती ग्यारी डोलमा जी ने तिब्बती जनक्रांति दिवस विषय पर अपने गहन विचार प्रस्तुत किए थे। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपसे अनुरोध है कि आप यूट्यूब के भारत तिब्बत सहयोग मंच के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर जाकर अवश्य देखें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका यह छोटा सा योगदान तिब्बत जन जागरूकता अभियान को सफल बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। आज के संवाद का शीर्षक है चीन चीन की तिब्बत भारत नीति सुंजू की नजर से। और इस विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर विशाल दुबे जी, जो एक रक्षा विशेषज्ञ हैं, साथ में ही आप एक सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से नार्को टेररिज्म विषय पे शोध उपाधि ग्रहण की है। विशाल दुबे सर, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो आप अपना व्याख्यान शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस मंच पर बोलने के लिए आमंत्रित किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मानवता के लिए कार्य करना हम सभी के लिए गर्व की बात है और मानवता की और इंसानियत की रक्षा करना एक इंसान होने के नाते बहुत जरूरी है। वास्तविकता यह है सर कि जिसने भी तिब्बत की उन परिस्थितियों को नहीं देखा और आज की वह पीढ़ी जिसने उसको नहीं जिया, अभी हम रूस यूक्रेन का युद्ध देख रहे हैं, उसके पहले हमने अफगानिस्तान देखा, इराक देखा, और आज की तारीख में जब मीडिया बहुत हावी है और संचार के बहुत से उपकरण मौजूद हैं तो आज की बात तो हो जाती है। लेकिन 50 के दशक में जब तिब्बतियों को वहां से भागना पड़ा था तब की हम बात ना बहुत ज्यादा किसी को पता है ना किसी के ज्ञान में है, और शायद वह पीढ़ी इस समय इस दुनिया में भी नहीं है जिसने उनको देखा था। क्योंकि हम ये कहते हैं ना कि जब आदमी की सीखने समझने की और चीजों को ग्रहण करने की उम्र होती है तो 20-25 साल का हो चुका होता है। तो वो व्यक्ति जो सन 25 में और 30 में पैदा हुए थे वो कितने अब बचे हैं, बहुत बड़ी बात, मतलब एक कमी संख्या उनकी होगी। तो हमने इसीलिए आज का ये विषय चुना कि हम बताएं कि आखिर चीन की भारत और तिब्बत की नीति ऐसी क्यों है, और इसका सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम कहते हैं ना कि किसी ना किसी देश पर किसी ना किसी विचारधारा का प्रभाव होता है, किसी ना किसी व्यक्ति पर भी उसका प्रभाव होता है। हर आदमी किसी ना किसी चीज से पूराग्रस्त है, हम ये नहीं कह सकते कि हम नहीं है।
तो आखिर चीन किसको मानता है, वह किसके विचारों को मानता है? अक्सर हम देखिए, हम लोग कह देते हैं ना कि चीन तो एक बौद्ध देश है। हम थाईलैंड और वियतनाम को देख लिया और चीन को बौद्ध बोल देते हैं। हम सुनते आए हैं कि अशोक ने चीन में अपने बेटा बेटी महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था, लेकिन वो तिब्बत वाला बौद्ध था, तिब्बत में चल रहा था। चीन का तो अभी भी अपना कोई धर्म नहीं है, नास्तिकवाद है, कभी ताओ है, कभी कन्फ्यूशियसवाद है, ये इनके चलते हैं। तो आखिर है किसका प्रभाव? तो सर, चाइना के ऊपर एक प्रभाव मिलता है, वो मिलता है सुन त्जू का। वो वहां के बहुत बड़े सैनिक विचारक थे और इन्होंने सिर्फ सेना की ही बात करी है। इनके थोड़ा बहुत आगे पीछे समकालीन है, हमारे यहाँ के चाणक्य हैं, कौटिल्य जिसे हम कहते हैं। इसको हम अक्सर विदेश नीति में मानते हैं कि उनके विचार, लेकिन है क्या कि हम लोग अक्सर अपने विचारों को तो भूल जाते हैं और दूसरों के विचारों को तुरंत ग्रहण करना चाहते हैं। तो हम तो अपने विचारकों को बहुत भूल गए। लेकिन चाइना ने सर ये नहीं किया। चाइना का जो सुनतजू थे, मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि इनका जन्म लगभग 544 ईसा पूर्व हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि लगभग आज से 2700 मतलब 2600 साल के आसपास होंगे। और उनकी किताब का नाम है आर्ट ऑफ वार। और ये अपनी पूरी उस पे उसी चीन को, आज चीन उनकी पूरी बातों को मानता आया है। इनका जो एक सबसे प्रसिद्ध वाक्य है वह ये है कि अगर आप स्वयं को और शत्रु को जानते हैं तो आपको किसी भी तरीके से सैकड़ों परिणामों से डरने की जरूरत नहीं है। और अगर आप स्वयं को जानते हैं तो आपको प्राप्त होने वाली हार और जीत का सामना दोनों में से युद्ध में करना पड़ सकता है। मतलब अगर आप सिर्फ अपने को जानते हैं तो आपका जो जीत और हार का जो रेशियो है वो 50-50 हो सकता है। और अगर आप खुद को भी नहीं जानते हैं और दुश्मन को भी नहीं जानते हैं, तब तो आपका हारना निश्चित ही है। इसको हम लोग इस तरह भी कहते हैं कि अगर आप अपने आप को और दुश्मन दोनों को जानते हैं तो आप 100 युद्ध जीत लेंगे। खुद को जानते हैं तो 50% चांस हो सकता है, और दोनों को ही नहीं जानते हैं तो 100% आप युद्ध हारेंगे। तो चलिए सर, आज मैं अपने मुख्य उस पे आता हूँ। लेकिन ये इनका एक ऐसा वाक्य था जो कि अ, बहुत फेमस है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। अब अगर हम बात करते हैं तिब्बत और भारत की, तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि सर, तिब्बत और भारत दोनों की कमजोरियों के बारे में और अपनी मजबूती के बारे में चीन को पता था। हम कहते हैं ना कि आखिर सब क्यों हुआ। उसे पता था कि ये जो तिब्बत के लोग हैं वो शांति प्रिय हैं, जो भारत के लोग हैं वो शांति प्रिय हैं, वो युद्ध कभी नहीं चाहेंगे। वो आगे बढ़ता चला गया। और देखिए, चीन में शुरुआत में ही काफी ज्यादा राजशाही थी, चला है। जम्मू कश्मीर के जो राजा रहे हों, पंजाब के रहे हों, उत्तराखंड के रहे हों, तिब्बत से उनके वो बहुत अच्छे संबंध थे। और हमारा और तिब्बत का एक, बिल्कुल जिसको कह सकते हैं, एक पड़ोसी वाला अच्छा रिश्ता था। शांतिप्रिय लोग थे, धर्म का, इंसानियत का, रोटी का, हर तरह से बहुत बढ़िया। मतलब किसी भी तरह का तो कोई संघर्ष नहीं था। अंग्रेज आए, अंग्रेज ने भी ऐसी परंपरा को आगे बढ़ाया और उसको, परंपरा को आगे बढ़ाते रहे। और यहाँ तक सर हालात थे कि संचार, विदेश और रक्षा, ये तीनों हमारे पास उनके थे, तिब्बत के। समस्या कहाँ से बिगड़ना शुरू हुई? समस्या यहाँ से बिगड़ना शुरू हुई 45 आते आते, या एक तो सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया 45 में, जापान टूट गया। मतलब एक तरीके से जापान बिल्कुल दब गया, क्योंकि उधर उसके ऊपर एटम बम का प्रयोग कर दिया गया। तो चाइना का तो बिल्कुल एक सिरा खत्म, समझ लीजिए, उसको किसी का डर नहीं रहा। दूसरा क्या हुआ कि चीन ने एक चीज समझ ली कि चांग काई शेक और माओ से तुंग, कहा जाता है शुरुआत के दिनों में दोनों मिलकर लड़ते थे, दोनों राजशाही के खिलाफ लड़ते थे। बाद में माओ से तुंग ने तुमको भगा दिया, चांग काई शेक को। वो चले गए फार्मोसा, जिसको हम ताइवान कहते हैं, जिसका अब झगड़ा चल रहा है इस समय। तब चाइना कहता है ना कि वन चाइना पॉलिसी को मानो। वो इसीलिए कहता है क्योंकि चांग काई शेक वहां भाग के चले गए थे, वो इनके माओ से तुंग के मित्र थे। और इधर इन्होंने क्या कांड शुरू किया, जो माओ से तुंग ने, जब कहते हैं कि जब क्रांति ला दी, चीनी क्रांति, और अपने को प्रीमियर कर दिया घोषित, बिल्कुल कि अब हम यहाँ के मुखिया हो गए, उसके बाद इनकी नजर पड़ना शुरू हुई तिब्बत के ऊपर।
आपको शायद सुन के हंसी आएगी कि मेरा एक इसमें वीडियो भी था कि चीनी जो माओ से तुंग हुआ करते थे, ना ये मंजन करते थे, ना ये नहाते थे, एक बिस्तर पे रहते थे, उसी पे किताबें पढ़ते थे, और किसी से मिलते भी नहीं थे। इनके जो प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई, वो मिलते थे, और चाउ एन लाई ही डील करते थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के साथ। यहाँ तक कि अमेरिका के भी राष्ट्रपति से वही डील करते थे, ये कुछ नहीं करते थे। इनका सर लेकिन विचार बड़े खतरनाक होते थे माओ से तुंग को, और इनको प्रेरणा कहाँ से मिली थी? सुनतजू से मिली थी। तो एक हालात यहाँ तक आ गए थे कि चीन में लोग क्रांति कर दी, और जब इन्होंने देखा कि चीन में जो बच्चे जब युवा हैं, किसान हैं, जब एक बार माओ से तुंग ने सर 2 बार वापसी की है सत्ता में। एक बार तो चांग काई के साथ किया था, फिर चांग काई शेक को हटाया। उसके बाद जब वो प्रीमियर थे तब भी लोग इनसे परेशान हो गए थे, इनकी नीतियों से। तो उस समय जब क्रांति हुई थी तो वो तो किसानों और युवाओं के साथ हुई थी। लेकिन जो तीसरी जो ये वापसी करे हैं अपनी माओ से तुंग, इन्होंने बच्चों को भड़का कर किया है। बच्चों को ही आगे लाए थे कि बच्चे आगे आएंगे और बच्चे क्रांति करेंगे, क्योंकि युवा इनकी चालों को समझ गए थे। और हालात यहां तक आ गए थे, आज आप कोरोना की हाल देख रहे हैं, आज आप सबकी हाल देख रहे हैं कि गौरैया जैसी चिड़िया को भी चाइना में मारा गया था, दौड़ा दौड़ा करके। वो बेचारी कितना उड़ पाएगी? कई ये जो है फसल खा जाती है, उसको मार दिया, अकाल पड़ गया। मतलब एक तरीके से बिल्कुल आप समझ सकते हैं, बिल्कुल पागलपन की पराकाष्ठा वो तक चीन में हुई है। तो आखिर वो कौन से थॉट्स थे? हमारा तो कुछ नहीं हुआ। हम लोग तो शुरू से लोकतांत्रिक मूल्यों के लोग थे। हमारे यहाँ किसी भी धर्म के हो, हम लोग आपसी सद्भाव से बात करते हैं। हमने तो वसुधैव कुटुंबकम की बात की। लेकिन जब ऐसा पड़ोसी सामने आ जाए, जिसके लिए आज भी आप देखिए, डोकलाम वाली घटना हुई, लद्दाख वाली घटना हुई, तो विदेश मंत्री तक को कहना पड़ा कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। उसका व्यवहार समझ में नहीं आ रहा है। ये इंटरनेशनल कई फोरम में ये बातें कही जा रही भारत की तरफ से। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हम इनको समझ नहीं पा रहे हैं? कभी इस पर किसी ने विचार नहीं किया। तो आज वक्त आ चुका है कि इसको हम विचार करें कि आखिर हमसे गड़बड़ियां कहाँ से हुई। या तो हम गड़बड़ियां कर रहे हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं। तो वो शायद ज्यादा स्मार्ट हैं, और ज्यादा स्मार्ट आदमी को सर समझने के लिए भी हमको कम से कम उसके लेवल का ही सोचना पड़ेगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं उसी उनके विचारक की, और बताते हैं कि देखिए 1962 की जो नीति थी, जो हमको युद्ध झेलना पड़ा, जो तिब्बत की नीति थी, उसमें इनके विचार किस तरीके से आगे बढ़ते चले गए, और हम लोग क्योंकि उनको जानते नहीं थे, हम लोग पीछे होते चले गए। तो देखिए इन्होंने कहा है कि जो युद्ध की कला है वो जीवन और मृत्यु से संबंधित है। मतलब बिल्कुल कोई उसमें उन्होंने बात नहीं करी, बिल्कुल क्लियर कट। या तो जियोगे या मरोगे। युद्ध में जाना है तो जिसको हम लोग कहते हैं ना कि या तो हार के आए, या तो वीर गति को प्राप्त होंगे, या विजयी होकर लौटेंगे। तो बिल्कुल वही कल्पना इन्होंने की कि या तो जो है युद्ध की कला जीवन और मृत्यु की है। और ये घोर अनुशासन की बात करते हैं। मतलब इन्होंने कहीं से भी अनुशासनहीनता 1% भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते, चाहे वो आपकी सिविलियन लाइफ हो या आपकी मिलिट्री की लाइफ हो। आपने देखा होगा, यही चीन था अनुशासन की बात करते हुए, जब थियानमेन चौक में विद्यार्थियों ने जब आंदोलन किया था, तो पैटर्न टैंक से इन्होंने कुचलवाया था। क्या आप ऐसी कल्पना किसी लोकतांत्रिक देश में कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग कभी ऐसा सोच भी सकते हैं। इसके बाद इन्होंने सर एक बात बहुत महत्वपूर्ण करी थी। देखिए उस जमाने में बात कर रहे हैं ये, मतलब ये लगभग आज से लगभग 2,500 साल पहले, कि जहां तक जाना हो वहां तक का जो मार्ग है वो सही होना चाहिए, और सेना संगठित होनी चाहिए। और इनका साफ कहना था कि युद्ध छल पर आधारित होता है। अब आप देखिए कि जब सड़क की मरम्मत की बात कब कर रहे हैं? 2,500 साल पहले। सेना संगठित करने की बात कब कर रहे हैं? 2,500 साल पहले। इनके तुलना में एक ही आदमी था जो हमारे यहाँ थे, वो थे चाणक्य, जो राजतंत्र की पूरी बात करते हैं। उनके विचार इनसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वो पूरे स्टेट की बात करते हैं, वो सेना की सिर्फ बात नहीं करते। अब आप अगर देखिए तो 1962 के युद्ध में इन्होंने क्या किया?
तिब्बत पर कब्जा करने के साथ हमारी इनसे सर झगड़ा कहाँ शुरू हुआ था? कश्मीर में। ये तिब्बत में जो रास्ता बना रहे थे वो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर से जा रहा था। हमारा इनका झगड़ा वहीं से शुरू हुआ था। और इन्होंने क्या कहा था कि पितृ जो तिब्बत है वो हमारा पिता के समान है। बहुत देखिए, बहुत लच्छेदार बात करते थे चाइना वाले, कि तिब्बत जो है ये हमारे पिता के समान है और हमारी पितृ सत्ता है। तो उस पितृ सत्ता को पाने के लिए हमको इनका विकास करना है। तो चलिए, जो तिब्बत के लोग हैं इनको हम वहां अपने मेन लैंड में ले जाए। तो तिब्बतियों को वहां उठा उठा के ले गए, और उस आने जाने के बहाने उन्होंने रास्ते बनाए। उस रास्ते को ये भारत के जो, जिसको हम अक्साई चिन कहते हैं, उसके अंदर से ले जा रहे थे। विवाद सारा यहीं से शुरू होता है। हमारा जो उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर था हमने उधर ध्यान नहीं दिया। उसके दो कारण थे, एक तो अंग्रेज थे, दूसरा क्या था कि हम अभी नए नए आजाद हुए थे, उधर हम देख भी नहीं रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, अगर आप उसी तरफ देखिए तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल डाउन था। हमारे पास संचार नहीं थी, सड़क नहीं थी, वो सब उधर थे। वो अपना कई टन सामान 3 घंटे में पहुंचा सकते थे, और हमको अपना एक टन सामान पहुंचाने में 21 दिन लगते थे, वही पैदल। ना खच्चर का रास्ता, ना घोड़े का रास्ता। अब आप समझ रहे हैं कि 1950 1962 में चीन जो चाल चल रहा है, वो उसके यहाँ 2500 साल पहले लिखी जा चुकी है कहानियां। वो उस पे अडिग है, और हमारे यहाँ क्या था, हम लोगों ने कभी उन चीजों को समझा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं। तो सारी दिक्कतें वहीं से सचिन जी आ रही थी। एक और ये कहते हैं कि युद्ध छल पर आधारित है। आप कभी भी चीन से कोई भी लड़ाई आप देख लीजिए, कौन सी ऐसी लड़ाई चीन ने लड़ी जो छल पर आधारित ना हो। या आप अपने अगर आप नक्सलवाद देख लीजिए, उग्रवाद देख लीजिए नॉर्थ ईस्ट का, क्या वो छल से आधारित नहीं है? हत्या का तरीके आप देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1962 के युद्ध में जिसको लगाया इन लोगों ने, अपने सेना नायक को या अपने सेनापति को, वो कोरिया युद्ध में लड़ चुका था। हमारे पास एक्चुअली क्या था कि हम लोग उस समय होता है ना एक संस्कृति हमारी कि देखिए, एक कहावत है, अहिंसा परमो धर्मा। अच्छी बात है, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च कभी नहीं सीखे। आधी जानकारी बहुत बुरी होती है, और हम आधे के चक्कर में फंसे हुए हैं। हमें कुछ कहिए तो हम एक ही बात कहते हैं, भाई एक गाल पे मार लिया, आप दूसरे गाल पे मार लो। लेकिन ये नहीं पता है कि दूसरे के बाद वहीं पर लाठी भी रखी है। ये हमारा क्रम चला आ रहा है, सहन करने वाला, और वो सहन कराएगा। आप अब देखिए, जब यहाँ पे लिखा है कि युद्ध छल पर आधारित हो, जब चीन ने जब ठीक इसकी बात कर रखी है, उसके अगली लाइन में क्या कहता है, शत्रु को यह आभास होना चाहिए कि मतलब जो चाइना है उसको दुश्मनों को लगना चाहिए कि चाइना दूर है, लेकिन वास्तव में चाइना पास में हो। और जब चाइना पास में हो तो ये लगना चाहिए कि चाइना दूर है। मैं आपको एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दे दूं। अभी जो लद्दाख में जो चल रहा है पेगांग लेक के आसपास, उसके पीछे का आप देखिए सैटेलाइट मैप, पूरी पूरी चाइना की कॉलोनी बनी हुई है। जी। क्या हमको ये आभास था? लेकिन जो स्वर्गीय सीडीएस बिपिन रावत इस बारे में कई साल से बोल रहे थे। और सिर्फ यही नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी जब गृह मंत्री थे तब वो कहते थे, राम मनोहर लोहिया जब सरकार में थे उस जमाने में, तब वो कहते थे कि इस पे यकीन मत करना। कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने भी चीन को करीब से जाना है, जिसने भी चीन के विचारों को जाना है, उनको पता है कि आप सब पर यकीन कर सकते हैं, लेकिन उस पर यकीन नहीं कर सकते। और चीन एक बात बहुत सही कहता है कि सबके दिमाग में भ्रम बना रहने दो। भ्रम ही तो है आज। हम किस भ्रम जाल में पड़े हुए हैं? हम अपने शत्रु को और मित्र को पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे आर्थिक हित दूसरे हैं और युद्ध के हित दूसरे हैं। हमारी जमीन का मुद्दा क्या है? दुनिया भर में आखिर कोरोना का सप्लायर कौन है, जिसको हम वुहान वायरस कहते हैं? वुहान वायरोलॉजी लैब में क्या हुआ था, उसके आंकड़े किसके पास हैं? आज मुद्दे दब गए ना।
पहले मुद्दे कौन दबाया? पहले तो मुद्दे ये थे कि कोरोना हुआ, फिर अफगानिस्तान का मुद्दा सामने आ गया, मीडिया का ध्यान वहां चला गया। अब वहां से हट के रूस और यूक्रेन में चला गया। रूस कह रहा है कि यूक्रेन में कुछ लैब है अमेरिका की, उसको हमने तबाह किया है। तो भ्रम बना हुआ है ना दिमाग में, वो साफ साफ कहता है नहीं नहीं, हमारे यहाँ जो लैब थी उसकी तो फंडिंग अमेरिका वाले करते थे, तो साइंटिस्ट तो अमेरिका का है। और हम लोग यही सोच रहे हैं कि पैदा कहाँ से हुआ। तो हम बिल्कुल भ्रम में हैं। एक बात ये और अच्छे से कहते हैं कि योग्यता अनुसार पद दो। देखिए 1962 की मैं बात कर रहा हूं कि पिछली बातों से हमको सीखना पड़ता है। इतिहास में बहुत कुछ सिखाता है। जिन सेना नायकों को हमने लगाया था, ब्रिगेडियर दलवी ने अपनी किताब में बहुत अच्छे से लिखा है कि बीएम कौल साहब सिर्फ एक बड़े नेता के रिश्तेदार थे, इसलिए उनको उस मोर्चे पर लास्ट मोमेंट पर भेजा गया, नेफा साइड में। और उसके पहले वो छुट्टियां मना रहे थे। छुट्टी से अचानक आते हैं, प्रकट होते हैं और कहते हैं भाई मैं जाऊंगा लड़ने। और जब वहां की परिस्थितियां देखते हैं तो कहते हैं मैं बीमार हो गया, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मुझे कुछ पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है। और चाइना ने वहां पे किसको लगाया? ये मैंने बताया था आपको, कोरिया युद्ध के विजेता को। वो टेस्टिंग कर रहा था सर। अब 62 का ही आखिर हम जो एग्जाम्पल हम क्यों देते हैं? 45 में जापान के ऊपर एटम बम फोड़ा गया। उसके बाद आप देखिए कोरिया का युद्ध होता है 50 के आसपास, 50 से 55 में। इधर वो दूसरे फ्रंट पे लड़ता है तिब्बत में। देखिए कोरिया युद्ध में चाइना कहीं नहीं लड़ा, फुल सपोर्ट किया है, बंटवाया है। लेकिन नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट है, साउथ कोरिया आपका अमेरिका की तरफ के खिंचाव वाला है, तो वहां भी उनके झगड़े चल रहे थे। फ्रंट में कहीं नहीं था, सपोर्ट फुल किया। जो उनके सेनापति इस चीज को बहुत पास से देखे, उनको उसने एक अच्छा पद दिया, इस तरफ भेजा 62 में। और उस दौरान 50 में ही वो तिब्बत में आता है और सारे तिब्बतियों को बहला फुसला के उधर से उधर ले जाता है। और फिर क्या करता है, दलाई लामा के उस राजभवन पे अटैक करता है और उनको अचानक वो जगह छोड़नी पड़ती है। आप समझ रहे हैं ना, चीन का शुरू से कहना रहा है, या इनका इनके जो गुरुजी हैं सुनजू साहब, कि इंचों में कब्जा करो, किलोमीटर में और मीटर में करने की जरूरत नहीं है। इंच इंच, इंच इंच क्या होगा आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आप कुछ सालों बाद आप कई मीटर अंदर घुसे मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ा इनका टेक्निक थी। और ये अगर आप देखिए योग्यता अनुसार पद की, आपको मैं एक बात और बता दूं। जनरल थापर लगाए गए थे 62 के वॉर में, बीएम कॉल लगाए गए थे, और रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन थे। क्या वो लायक थे इस चीज के? 1962 में वो एक तरफ कोरिया युद्ध का विजेता आ रहा है जो उसने सब कुछ पास से देखा, और दूसरी ओर हम कहाँ थे? हमने कोई युद्ध नहीं लड़ा। हमने 47 में पाकिस्तान से युद्ध लड़ा था और हमने उसको भी अकेला से छोड़ दिया था। हमने पीओ को भी अभी अपना कब्जा नहीं किया था। हम दूसरे केस में चले गए थे इंटरनेशनल फोरम में। लेकिन उसने कभी ऐसी अपनी तरफ से कोई गलतियां नहीं करी। क्यों? क्योंकि उनका प्लान बहुत तगड़ा था। देखिए 50 में भी वो रोड बनाए, सब कुछ करे, लेकिन हमने उन पर कभी कुछ नहीं किया, तुम शांत बैठे थे। इनका एक साफ साफ कहना होता है कि शत्रु को कभी भी आराम मत करने दो, वहां पर प्रकट हो जाओ जहां पर उसको आशा ना हो। आप देखिए तिब्बत में अचानक होता है कांड, डोकलाम में अचानक होता है, लद्दाख में अचानक होता है, पेगांग लेक में अचानक होता है, यहां तक कि 62 का युद्ध भी अचानक ही हुआ था। उसका कारण क्या था? उसका एक ही कारण था, हमारी फॉरवर्ड पॉलिसी। चाइना आगे बढ़ रहा था, सबको पता है। जो लोग भी भारत की फॉरवर्ड पॉलिसी के बारे में जानते हैं, उन्होंने सरकार को यही राय दी थी कि पहले वहां पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद करिए, बढ़ाइए, फिर उनसे लड़ने चलिए, फिर लड़ने चलते हैं। जब इन्होंने जब सारा फैसला जब आनंद फानन में जब ले लिया, और पंजाब से सेना की मूवमेंट कराई जा रही है उधर नेफा साइड में, तो उसका जो सबसे बड़ा हुआ कि हमको एकोमोडेशन नहीं मिला, हम ढल ही नहीं पाए उन चीजों में। जब 21 दिन पहुंचने में लग रहा है पैदल, आप बताइए एक आदमी कितने दिन का खाना ले जाएगा अपने साथ? एक आदमी, तो जाहिर सी बात है कि एक आदमी एक दिन में 2 बार खाना खाएगा खाएगा। अब पहाड़ का रास्ता है,
तो 21 दिन पैदल चलेगा तो 21 × 3 टाइम का खाना के अपनी पीठ पे ला देगा? कोई सवाल ही नहीं है। तो वो चीज हो ही नहीं पा रही थी। और खाना और रसद आपूर्ति ऊपर से ड्रॉप होते थे जो पहाड़ियों से नीचे गिर जाते थे। और जब तक हम वहां पहुंचते थे तो हमारी संख्या ही पहले तक हमें होती थी। अगर एक एड़ी घूमी तो गए नीचे। और वहां हमको चाइना खड़े मिला। संचार नहीं है, मतलब आप समझिए कि उस जमाने में हमको बात करने के लिए नीचे आना पड़ता था कई किलोमीटर, कि हमारा सेटेलाइट सिस्टम या हमारा जो, खैर तब तो सेटेलाइट थे ही नहीं, हमारा जो वॉकी टॉकी है या जो रेडियो सिस्टम है वो काम कर जाए। हम किन परिस्थितियों में थे और चाइना किन परिस्थितियों में था। तो दूसरा क्या है कि एक इनका शुरू से कहना यही था कि कभी भी अपनी वास्तविक संख्या को मत पता लगने दो। आप समझिए कि जिस समय हमको ये यकीन था कि 60 की संख्या है, 60 की, तो कहा जाता है कि भारतीय सैनिकों ने उसकी संख्या जबरदस्ती 600 की थी, कि बढ़ाकर बताएंगे ना तो जल्दी से सेना आएगी। बाद में मालूम चला जिसको ये 60 जो दिख रहे थे, जिसको ये 600 10 गुना बढ़ा के भेजे थे, वो 200, वो 600 नहीं थे पीछे, वो 2000 खड़े थे। तब आप समझिए कहाँ 60 कहाँ 2000, उस जमाने में 62 की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब इनको पकड़ पान, बहुत शातिर और चालाक लोग इनकी विदेश नीति बनाते हैं। ये आज की बात नहीं है, ये इनका शुरू से चाल रही है। जब पंडित नेहरू के साथ इनकी जब ट्रीटी होती थी, जब बातें होती थी, तो उस समय के जो विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की कई जगह पे चीजें सामने आई हैं कि वो खुद कंफ्यूज रहते थे कि सेना कुछ कहती थी, विदेश मंत्री कुछ कहते थे, रक्षा मंत्री कुछ कहते थे, प्रधानमंत्री कुछ कहते थे। ये सबको ऐसे ही कंफ्यूजन में रखते थे। और असली गेम कौन कर रहा था? पीछे से बैठ के माओ सेतुंग जिंदा थे। मतलब समझिए, मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। 4 लोग आपसे मिलते हैं, आपके नेताओं से, चारों अलग अलग बात करते हैं। अब माओ सेतुंग को यही इसलिए कहानी पता होती थी उस जमाने की, करना क्या है। एक विदेश एक विदेश मंत्रालय के अंतर्गत बाद में प्रतिनिधि मंडल गया था चीन की राजधानी। तो उसमें कहा जाता है कि कोई नेता थे बड़े, वो दूर दूर खड़े थे माओ सेतुंग से। बाद में कि शायद 70s की बात होगी या लेट 60s की। तो उन्होंने कहा भाई दूर क्यों खड़े हो। तो उनके गाल पे कहते हैं ऐसे ही प्यार से थपकी दिए माओ सेतुंग, कहते क्या छोड़ो जो हो गया हो गया। मतलब हमारी इतनी बड़ी हार हो गई, हमारे इतने लोग मारे गए, आपकी सिर्फ एक तरीके से आप, मतलब इतना बड़ा आपने कांड कर डाला, तिब्बत खा गए, हमारी सीमा खाकर बैठे हैं, अक्साई चिन्ह खा के बैठे हैं। हमारा आपने अरुणाचल प्रदेश आपने इतना कब्जा कर रखा है, और आप कहते चलो छोड़ो हो गया। ये जो मुस्कुराहट और मजाक था ना, वो आम बात नहीं है, ये ऐसे ही करते हैं और शुरू से करते आए। इनका एक बहुत जो सही मानना रहा है शुरू से चीनियों का, वो ये है कि ये हमेशा एक बात आप देखेंगे, ये कहते हैं कि युद्ध छोटा और तेज हो। अभी आप देख रहे हैं चाइना ने जो किया था कर्नल संतोष बाबू के साथ, अचानक की चीज थी, फिर कुछ नहीं हुआ। छोटा और तेज, और छोटा और तेज की क्या परिस्थितियां हैं वो भी कभी कोई नहीं समझ पाया। 14 दिन में हमने बांग्लादेश को आजाद कराया था, 14 दिन में। आपको ही पता होगा, 16 दिसंबर 71 को हमने बांग्लादेश 14 दिन में आजाद कराया था। उससे कम का कोई टाइम नहीं मिलता। रूस भी आज यूक्रेन को 14 दिन में नहीं करा पाया। लेकिन इनका ही कहना यह है कि युद्ध तेज करो, जल्दी करो। इनको पता है कि पेगांग से में अभी नहीं जीत पाएंगे, अभी युद्ध नहीं करेंगे। ये अब ये वहां जाएंगे जहां पर इनको दिखेगा कि हम जल्दी कूद सकते हैं। यकीन मानिए आप मेरी बात का, जब आप असावधान हो जाएंगे तभी चले जाएंगे। दूसरा
2 बार से ज्यादा इनको रसद आपूर्ति कभी नहीं मिलेगी, साफ लिखा हुआ है। और गुरिल्ला वार के बहुत बड़े समर्थक हैं ये, क्योंकि इनको पता है, ये कहते हैं सैनिकों को जोश दिलाओ, गुस्सा दिलाओ और उससे जीतो। गुरिल्ला वार क्या है, ये छुपा हुआ ही तो वार करना हुआ, खुल के कभी नहीं लड़ने वाले ये। 62 का शायद जमाना चला गया। कर्नल संतोष बाबू के साथ इन्होंने जो किया, वैसे ही इन्होंने चोरी से ही वार किया था। इन्हें मालूम था कि अगर सामने से आएंगे तो हार जाएंगे ये, फिर भी हमने मारा इनको, क्योंकि इनके साथ बड़ी समस्याएं हैं। ये अपनी सिर्फ बातों को आगे रखना चाहते हैं, और उनका साफ कहना है बिना प्रतिरोध के लड़ाई लड़ो, तोड़ दो। जब आप सामने खड़े होंगे ना, ये नहीं आने वाले। अगर उस दिन भी अगर तिब्बती अपना हथियार उठा लिए होते, ये ना लड़ते। ये बहुत डरपोक टाइप के लोग होते हैं सर, बहुत डरपोक। इन्हें लड़ना नहीं है। लड़ना होता ना तो कहाँ कहाँ लड़के आ गए। आप बता दीजिए, कभी जब चीन ने जब अपना जब किया हो, 62 में ये जीत गए थे, कुछ हमारी गलतियां थी। 67 में तोपे लगा के इनको मारा गया था, तोपों से। एक मोर्चे की लड़ाई तब भी हुई थी 67 के आसपास। लेकिन ये लड़ना नहीं चाहते ना, प्रतिरोध, बिना प्रतिरोध की लड़ाई लड़ेंगे ये। आप देखिए, एक जगह इन्होंने लिखा है कि अगर आपकी संख्या 2 गुनी हो तो सेना को बांट दो, दो तरफ से अटैक कर दो। अगर 5 गुनी हो तभी अटैक करना। वैसे हम लोग कहते हैं 3 गुने पर अटैक कर देना, ये क्योंकि 100% जीत चाहते हैं ना, तो 5 गुने की बात करते हैं। और कहते हैं कि अगर 10 गुने से ज्यादा हो तो घेर लो, बिल्कुल भूखा मार दो, लड़ना मत, तब भी मत। कहीं से लड़ने की बात नहीं करते। और आप देखिए सर, आज की तारीख में भी लद्दाख में सेना खड़ी है, डोकलाम में खड़ी थी, पेगांग से लेक पे खड़ी है, कभी युद्ध नहीं हुआ। है तो तिब्बत का ही पोर्शन ना, क्यों नहीं हुआ। ये अब एक नई परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं अपने सैनिकों को, अब ये तिब्बत के हालात के मुताबिक ढाल रहे हैं। अभी तक ये नहीं थे, भारत की सेनाएं थी अब तक खड़ी वहां पे, लेकिन अब ये ढालने लगे हैं। और इन्होंने साफ साफ कहा है कि उन तरीकों की खोज करिए जिससे बिना युद्ध करे जीत हासिल हो जाए, और वो भी बिना गलती के। लड़ना चाहते हैं, मतलब बिल्कुल समझ लीजिए, ये कभी नहीं लड़ना चाहेंगे। और एक बात और कहते हैं, दुश्मन को बुलाओ, जब वो आ जाए तो उस पर अटैक कर देना। कर्नल संतोष बाबू को आप देखिए, कितना बढ़िया था। बुलाया गया था, कुछ इन्होंने खुराफात करी थी, पूरी हमारी पलटन जो उसमें आई, वहां गई, ये तैयार बैठे थे। और इन्होंने जो एक दूसरा काम किया कि इन्होंने सीधे वहां पे जाकर के अटैक कर दिया। तो एक बहुत बड़ी चीज हमको जो है वो देखने में इनकी मिलती है कि इस तरह के ये खुराफात शुरू से ये करते आए हैं। एक जो हमको इनका एक और जो चीज सोचने को मिलती है कि कहते हैं अजीब परिस्थितियों में उलझा दो दुश्मन को, जिससे वो हमेशा उलझा रहे और उसको ये कभी ना पता चल पाए कि उसके ऊपर कब कहां से हमला होने वाला है, और उसकी तैयारी अधूरी रहे। आप कोई चीज कभी पकड़ सकते हैं, चाइना सामान दे रहा है पाकिस्तान को, उसकी सेना डोकलाम में, पेगांग से लेक पे, अक्साई चिन पे खड़ी है। पाकिस्तान में उनकी सेना खड़ी है, हिंद महासागर में उनकी सेना खड़ी है। श्रीलंका को उन्होंने लगभग बेच खरीद ही लिया, हम्बन टोटा बिल्कुल बिक गया, लंका बिक जाएगा, वहां पर उनके बोर्ड टंग गए, हम उनको कुछ सहायता दे रहे हैं। साउथ चाइना सी उनका का कब्जा है, ठीक है। ताइवान के खिलाफ वो लड़ रहे हैं, आए दिन उनका वो एरिया पे घुस जाते हैं। जापान से उनका विवाद चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया से उनका विवाद चल रहा है। कितने मोर्चे खोले पड़े हैं, क्यों? ताकि सामने वाले को समझ में ही ना आए कि कब कहाँ पे क्या होना है। और आज जो हालात हैं उसके मुताबिक हम ये यकीन नहीं कर सकते कि जो रूस ने किया यूक्रेन के साथ, उसको देखते हुए कोई उसका कम्युनिस्ट भाई कहीं और नहीं करेगा। क्योंकि देखिए सर, आज की परिस्थिति में 2 चीज कंफर्म हो गई। नाटो सिर्फ बोल रहा है, कर कुछ नहीं रहा है, नहीं आया यूक्रेन के साथ। कल अगर इसी चीज को बेस बना करके अगर दूसरे देशों को लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया, फिर क्या होगा? अफगानिस्तान में जिस तरह भागे अमेरिकी, कंफर्म है
ये अब साथ नहीं देने वाले। यही हाल इन्होंने वहां करी, यूक्रेन में। तो आज की तारीख में हमें मजबूत होना पड़ेगा, हमको अपने अंदर ताकत लानी पड़ेगी। हम किसी से आशा नहीं कर सकते। एक बात ये और बहुत बोलते हैं, और आपको मैं यहाँ पे एक बात और जोड़ना चाहूंगा। इन्होंने एक चीज कही थी कि स्थानीय भूगोल की जानकारी के बिना, अगर आपको वहां की ज्योग्राफी की नॉलेज नहीं है, तो लोकल गाइड के बिना सेना को आगे मत बढ़ने दो। मतलब या तो आपको किसी भी जगह कहीं जाना है तो आपको उसकी जानकारी हो, उसका वहां के भूगोल की। वो नहीं है तो आप एक काम करो, आप लोकल गाइड ले लो, उसको लेकर आगे बढ़ना। अब आपको मैं इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इन्होंने तिब्बत में क्या किया था, तिब्बत में और भारत में। ब्रिगेडियर दलवी ने अपनी किताब में लिखा है कि 1962 में जब उनको युद्ध के बाद बंदी बना के जब चाइना ले जाया गया, बहुत अंदर तो नहीं ले गए होंगे, तिब्बत में ही कहीं ले गए होंगे उसी की तरफ, क्योंकि उनको पकड़ा ही नेफा साइड से था। तो वहां पर उनको वो लोग दिखे जो अक्सर इनकी सेना के बेस कैंप के आसपास मूवमेंट करते दिखते थे। मतलब वो लोकल लोग भी वहां से वहां जा रहे थे। और इसकी बात उसने कब करी है, 2500 साल पहले। लोकल लोगों को अपनी तरफ मिलाने की बात वो 2500 साल पहले करके बैठे हैं। सर उसको इम्प्लीमेंट अब जाकर उन्होंने किया है। हम लोगों को पढ़ा ही नहीं, जाना ही नहीं। एक जगह और कहते हैं कि अगर शत्रु ऊंचाई पे हो तो जाकर मत लड़ना, और अगर शत्रु नीचे आ रहा है तो उसका विरोध मत करो। प्लेन में लड़ना, ऊपर क्यों अगर भाई अगर वो ऊपर होगा तो वो अगर एक पत्थर भी मारेगा तो हम मरेंगे। तो वहां पर साफ मना किया कि यहाँ नहीं जाना है, कहाँ नहीं जाना है। और इन्होंने हमेशा एक बात बोली कि प्रयास करो कि दुश्मन का सामना मत करना, जब भी रहना तो दुश्मन के पीछे रहना। आप देख लीजिए, ये इनकी जो पॉलिसी है, अ, भारत को घेरने वाली, यही तो है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जिसे हम कहते हैं। भारत के लंका में खड़े हैं पीछे की तरफ, ये म्यांमार में खड़े हैं, ये बांग्लादेश में खड़े हैं, पाकिस्तान में खड़े हैं, अफ्रीकी देशों में खड़े हैं। पाकिस्तान तो ये कब्जा करे बैठे थे, नेपाल में ये आए हैं, भूटान में ये घुसना चाह रहे हैं। हम अगर सोचे कि पाकिस्तान को देखें तो चाइना में खड़े हैं, ये अक्साई चीन में भी है और हर जगह घुसे बैठे हैं। इन भारतीय हिंद महासागर में कुछ सबमरीन मिल रही हैं इनकी। अभी इन्होंने अंडर वाटर ड्रोन का भी यूज किया है। टेक्निक इन्होंने जो है, आ, वो बहुत इन्होंने अपनी जो है वो कर रखी है, और इनकी बहुत गंदी नीतियां रहती हैं। आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। और देखिए इन्होंने एक जगह एक भाषा बोली है, विनम्र शब्द और बढ़ी हुई तैयारी हमले का संकेत है। आपने कभी सुना है किसी अ, चीन के किसी बहुत बड़े अच्छे पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को वो कोई बहुत जोश से कोई बात कर रहा हो? बहुत प्यार से बात करेंगे। ये बहुत बड़े डिप्लोमेट्स होते हैं, ये हैं जापान वाले, कोरिया वाले, क्योंकि कभी किसी ने इनका मुस्कुराना नहीं देखा। विनम्र, बहुत विनम्रता से बोलेंगे, और इनकी तैयारी हमेशा बढ़ी हुई मिलेगी, और ये मान लीजिए ये हमले का संकेत है। तो हमको इनको हर जगह समझना पड़ेगा। इनका एक बहुत अच्छा कहना था कि शांत रहें और गोपनीय बने रहें, और शत्रु के बीच में फूट डाल दें। और एक ये बात ये भी कहते हैं, जब तक प्रॉफिट का पता ना हो युद्ध मत करना। अच्छा, इन्होंने देखिए बहुत तरह के इन्होंने युद्धों की बात की, आर्थिक युद्ध भी। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दे दूं। भारत सरकार तो सचेत हो गई थी, यूरोप के कुछ देश नहीं हो पाए। जब कोरोना आया तो शेयर मार्केट पूरे दुनिया के डाउन हो गई। इन्होंने क्या किया, यूरोप के कई शेयर मार्केट में अपना कई अरब डॉलर लगा दिया, और कंपनियों के शेयर खरीद लिए। आज उन कंपनियों के जो बड़े शेयर होल्डर हैं वो चीनी बने बैठे हैं। हमारे यहाँ भी एचडीएफसी को खरीद रहे थे।
भारत सरकार तुरंत जाके रोक लगा दी कि जो सीमावर्ती देश के लोग हैं वो बिना परमिशन के नहीं लेंगे, वरना बहुत बड़ा बवाल यहाँ भी हो जाता। और इन्होंने एक बात कही है कि जिससे कि जो राजदार हो, अगर वह राज खोल दे, डर लगे तो मार दो। एक जनरल साहब गायब हुए हैं उनके, उस तरफ के, चाइना के, जो इन्हीं उसमें लगे हुए थे, मीडिया में आया कि नहीं मिल रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं सर किस तरीके से ये इनका आखिर जो सोचने का तरीका है वो क्या है। हमें आखिर इनसे निपटना किस तरह है, ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और इन्होंने कभी नहीं कहा, आज आप देख लीजिए कहीं पर भी हो, ये हमेशा तैयार रहते हैं युद्ध के लिए, घेरेबंदी कभी नहीं करेंगे। साफ कहा है, शहरों में मत जाओ। और हम क्या सोचते थे, हमारे जो पुराने लोग थे जिम्मेदार पदों पे, कि आसाम तक आने दो, इसको ही निपटाएंगे। अरे भाई, वो पहले कह के बैठे हैं हम शहरी क्षेत्रों में घेराबंदी नहीं करेंगे। जब लगने लगा मैदान आने वाला है, वो वहीं से वापस लौट गए, सीज फायर हो गया, चलो। आपका आधा अरुणाचल खा गए, और हम उनका आसाम तक वेट करते रहे। कुछ नहीं होना इसमें, क्योंकि इनकी जो सोच है वो हमें पहले पकड़नी पड़ेगी। और एक चीज समझ लीजिए, ये आर्थिक युद्ध लड़ते हैं हर जगह। पूरा पाकिस्तान खा गए, पूरा लंका खा गए, अफ्रीका के कई देश खा गए, है ना। और अभी न जाने कितने खाएंगे ये। तो इनको बहुत सावधानी से निपटना है इनसे, क्योंकि अभी विदेश मंत्री ने कहा ना कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि चीन का व्यवहार कैसा है। और अभी मैंने आपको बताया है, अभी कुछ देर पहले इन्होंने साफ लिखा हुआ था, संतजू ने उस जमाने में ही एक जगह पे लाइन थी कि शत्रु को भ्रम में रहने दो, वो समझ ना पाए कि वो क्या करने वाला है। और आज हम ये बातें कहते हैं इंटरनेशनल फोरम में, कि एक तरफ तो सीमावर्ती चीजों को देखो तो लगता है कि दुश्मन से भरा व्यवहार चल रहा है, और अगर हम बिजनेस का अगर हम तरीका देखें तो लगता है कि प्रतिस्पर्धी है, तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा हम क्या कर रहे हैं। तो सर, चाइना की जो तिब्बत नीति है, तिब्बत भारत की नीति सुंतुजू की नजर से वो कुछ ऐसी ही रहेगी। आपको कभी भी कुछ भी क्लियर नहीं होने पाएगा, लेकिन इसका उद्देश्य ये जानते हैं इन्हें क्या करना है। तो मेरे जो सर अभी तक के जो विचार थे, जो थोड़ा बहुत जो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी थी इनके लिए, बहुत कम शब्दों में मैं, क्योंकि समय भी कम है, मैंने आपको बता दिया। नहीं, बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी आपने विशाल से। बहुत इतनी अच्छी जानकारी के लिए आपका हम आर्थिक धन्यवाद करते हैं। अ, अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं, डीके सर, रवि जी। विशाल जी, एक जैसे आपने इस चीन की नीति के बारे में बहुत विस्तार से बताया, तो जो आप सुंतु जी की नीति के बारे में बात कर रहे थे, एक्चुअली सुंतु जी की नीति ने भारत पर मेन मेन क्या प्रभाव डाला, कुछ आप इसके बारे में प्रकाश डाल सकते हैं? तो मेन मेन भारत की नीति को कहाँ प्रभावित किया, या क्या भारत को नुकसान पहुंचाया? देखिए सर, जब मैं बता रहा था तो हमने वही कहा था ना कि अगर हम अपने दुश्मन को और अपने आप को जानेंगे तो सैकड़ों युद्ध जीत सकते हैं। और अपने आप को ही जानते हैं, दुश्मन को नहीं जानते हैं तो 50%, और दोनों को ही नहीं जानते हैं तो एक भी नहीं जीतेंगे। सर, इसी में ही अगर सारा सार चीन है। की नीति, सर चीन की इन नीति तो हमेशा छल कपट से भरी रहती है, बस लेकिन ये अपनी उदारवादी है, तो फिर अपनी नीति तो अपन चेंज नहीं कर सकते, तो केवल चीन के प्रति कैसे चेंज करें? मतलब अपने को सर क्या करना इसका है एक ही चीन की जो नीति? सर इसका एक ही तोड़ है, जी। इनको समझना और कौटिल्य की नीति को अपनाना। कौटिल्य की, बिना जैसे यहाँ कौटिल्य तक की नीति को मेरे, अपनाए, कौटिल्य ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कभी भी हमारा पड़ोसी हमारा साथी नहीं हो सकता। मंडल सिद्धांत, हमको उनको दूसरे मुद्दों पर उलझाना पड़ेगा। जी जी जी। ये किसी और मुद्दे पर उलझे। हमने कभी भी, देखिए, हांगकांग में भी बहुत बड़ा मुद्दा हुआ था, जी हांगकांग का मुद्दा हम नहीं हम झे उठा पाए।
हमने कभी भी उइगुर में ये जो मानवाधिकार के मुद्दे थे उनको नहीं उठाया, कभी उठा? नहीं थे। ओआईसी नहीं। तक में उइगुर मुसलमानों के मुद्दे नहीं उठे, क्योंकि उनको वो फंडिंग कर रहे हैं। जो मुद्दे हमारे पास हैं, जो इनके एक तरीके से इनके बिल्कुल नब्ज को पकड़ते हैं, हम उनको छोड़ते हुए चले जाते। अगर वो मुद्दे उठते चले जाएं तब देखिए कि बिल्कुल शांत हो जाएंगे उस समय ये, जी क्योंकि जी हम इनको किसी और मामले में उलझा ही नहीं पाते। सबसे बड़ी चीज है कि अगर हमको इनसे निपटना है या अगर हम समझना है, सर हमें अपने अंदर ताकत लानी पड़ेगी। जी जी जी। और जैसे आज। एक बात कहते हैं ना, जिस दिन इनकी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, जी हमें अपने आप को मजबूत करना है। आप देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ। सेमी कंडक्टर जैसी चीज, अकेले भारत में 7 लाख गाड़ियों की बुकिंग फंसी पड़ी है इनके पास, नहीं देंगे? ले लीजिए। जी जी एक, अगर आपको वही आल्टो और 800 के जमाने में जीना है तो अलग बात है, सैकड़ों पड़ी होंगी। लेकिन गाड़ी में बैठते समय वो गाड़ी झुमझाम करे, ये बटन चले वो बटन चले, आपको ही चाहिए तो है ही नहीं मार्केट में कहीं भी। और सेमी कंडक्टर के बिना आपके मोबाइल नहीं चलने, लैपटॉप नहीं चलने, टैबलेट नहीं चलने। अब तो सब कुछ है, अब तो ये हालात है भाई, सबको तो अब घर में तो एलेक्सा चाहिए। लाइट तो बंद करने उठना नहीं किसी को, हम हो गए आलसी, जी 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 जी। है ना? और एक बात और अच्छा कहता है चीन, किसी को तोड़ना हो ना तो उसको सांस्कृतिक रूप से तोड़ दो। क्या आज हम अपने घर का खाना खाना चाहते हैं? बिहार का बाटी चोखा नहीं खाना चाहते, जिसको हम कहते हैं लिट्टी चोखा। क्या खाना चाहते हैं? चाउमीन, बर्गर, पिज्जा। पेट भी खराब करेगा, जेब भी खाएगा। जी जी जी। वो बेचारा बिहार का खाना, लिट्टी चोखा 20 रुपए में मिलता है, 10 रुपए में मिलता है। लेकिन हमारा एक बड़ा पिज्जा 520 रुपए का आएगा, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक भी पीनी साहब, और फिर जी। कहते हैं महंगाई है। आजकल फिर वो चीनी कब्जियत करेगा तो फिर दवा खाएंगे। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। फिर जैसे दवा आजकल हम खाएंगे, चीन डॉक्टर के पास जाएंगे कि साहब देखिए पेट की बीमारी खड़ी हो गई। चाइनीज फूड, चाइनीज आर्मी तो और चीनी चीन आज एप्पल। एक समस्या है, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे सामने जिस तरह के खतरे आ रहे हैं, हमने समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कब क्या करने वाले हैं। हमारी इतनी बड़ी बैटल ग्रुप्स, देखिए जनरल बिपिन रावत अब इस दुनिया में नहीं है, बिल्कुल उनकी शुक्रिया। बातें मैं जिंदा आपको है विदेश उनके। नीति को अच्छे। सर डीके सर, आपका थोड़ा सा आवाज रुक रुक के आ रही है। जी सर, विशाल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चीन के प्रति हमें विदेश नीति को बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। जब तक हम उसके अकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे, तब तक चीन से हम हमेशा धोखा खाते रहेंगे। और आपने चीन इस विषय पर काफी विस्तार से बताया, हमें नई नई जानकारी प्राप्त प्रदान की। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और सर। सचिन सर, डॉक्टर रवि। कोई और आपके बीच। डॉक्टर रवि। जी सर। सर मैं बस एक ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि चीन की विस्तारवादी नीति और तिब्बत को आज़ाद कराने में आज की युवा पीढ़ी की क्या भूमिका हो सकती है? वह किस प्रकार से अ, अपनी जो है महती भूमिका निभा सकता है इसी आंदोलन में? सर देखिए, चीन अ, रक्षा, संचार और विदेश नीति चीन की, तिब्बत की तो भारत के पास थी। आज की जो युवा पीढ़ी है, हम आप देख रहे हैं कि भूमिका बहुत बड़ी निभा सकता है, वो भी संचार माध्यमों से ही। हमने बहुत बड़ी बड़ी, आप देख रहे होंगे 21वीं शताब्दी में बहुत बड़ी बड़ी क्रांतियां हो गई हैं, बहुत सी चीजें बदल गई हैं, कई जगहों की सत्ताएं पलट गई हैं। क्या हमको जो दिख रहा है वैसा ही अंदर चलता होगा? विश्व व्यवस्था में बहुत सी चीजें होती हैं। क्या आपको लगता है कि पुतिन साहब जो आज कर रहे हैं वो अभी अचानक सो करके जागे और शुरू हो गया करना?
युवा पीढ़ी आज की तारीख में उन मुद्दों से, देखिए मैं बिल्कुल कड़वा बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, युवा पीढ़ी आज की तारीख में उन मुख्य मुद्दों से भटक रही है जिसके लिए उसको नहीं भटकना चाहिए। और उसके लिए जो इनके एप्स है ना, वही जिम्मेदार हैं। एक पता नहीं क्या बता देते हैं, डांस कर लो इतना लाख रुपए तुमको मिल जाएगा। अब जिसको देखिए वही डांस करे पड़ा था पहले, टिकटॉक। तो करना हमें क्या है, करना है पढ़ाई, और हम कर क्या रहे हैं, नचाई। कब तक चलेगा ये युवा पीढ़ी? तो बिल्कुल हमारी, आप देख रहे हैं, आराम तलब हो चुकी है। हमें इनको कब जगा, ये कब जागेंगे? ये तो एट 11 आवर्स वाले हैं, अचानक काम आया जाग गए। क्योंकि हमारा जो कोर्स स्ट्रक्चर है, हमारा जो संवाद है, वही खत्म है। ये जो देखते हैं उसी को सच मानते हैं, दिखावे की दुनिया में जीते हैं, और उनको वो परोसा जा रहा है जो इन्हें अच्छा लगता है। चाइना में तो ये गूगल यूट्यूब चलता ही नहीं, उनका अपना चलता है। वहां वालों को भी कुछ नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, आपको सही बता रहे हैं। और हमारे यहाँ वाले तो बिल्कुल ये सब कुछ कर सकते हैं। युवा चाहे तो सब कुछ कर सकता है। आप देखिए, व्हाट्सएप जैसे ना, ट्यूनीशिया जैसे कितने देशों में सत्ताएं पलट दी। हम युवा और संचार को बहुत बड़ा जरिया बना सकते हैं, लेकिन हम करें क्या जब बात वहां तक पहुंचेगी ही नहीं? बात समझिए, हम जो आज बात कर रहे हैं, चाइना ने उसको बंद कर रखा है अपने यहाँ। हमारी बात वहां तक कैसे पहुंचेगी? हम दुनिया में अपनी बात फैला दें। हमें रोटी खाना है, हम साहब किचन में नहीं जा रहे हैं, और रोटी रोटी सब जगह चिल्ला रहे हैं। तो चाइना ने अपने आप को दुनिया के लिए बिल्कुल क्लोज कर रखा है। अपने लोगों की टीम बनाकर वो दुनिया भर में भेजता है, सब काम कर रहा है। तो हमारा काम है कि युवाओं को इस बारे में बताना, जन जागरूकता फैले कि भाई सन, ये क्या थे, क्या हुए, कैसे किया। ताइवान का सब मुद्दा भी आप देखिए कभी, आप कुछ दिन में, क्या आपको लग रहा है कि ये यूक्रेन का मुद्दा यहीं शांत हो जाएगा? ये अभी ताइवान, फिर जापान, मैं बता रहा हूँ, साउथ चाइना सी बहुत जल्दी गर्माएगा। क्योंकि यूक्रेन का आप देखिए बिल्कुल मुद्दा गर्माया हुआ है इस समय। ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्रीज ने लगभग कई साल हो गए सर अपना कोई पावर प्रेजेंटेशन नहीं किया। रूस ने 79 के बाद कहीं प्रवेश नहीं किया, चाइना ने 62 के बाद कहीं कुछ नहीं किया। अमेरिका तो अभी तो गया अफगानिस्तान से अगस्त वगैरह में, तो भी तो स्थायी था बेचारा, यहाँ पे जगह जगह घूम रहा था। अब इनको मौका मिला कुछ, अभी ये भी अपना मौका दिखाएंगे जल्दी से। तो युवा पीढ़ी जितनी जल्दी जाग जाए, जागरूक हो जाए, उतना बढ़िया है। और सबसे बढ़िया है आत्मनिर्भर भारत। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो बात कहते हैं, आत्मनिर्भर भारत, अपने पैर पे खड़े हो, सामानों का खुद से निर्माण करो। वो जिस दिन हो गई, और हमने, सर आपको मैं छोटा सा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हम इलेक्ट्रिक कार की बहुत खिलाफत करते हैं, चार्जिंग स्टेशन कहाँ बनेंगे, ये कहाँ बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, महंगा होगा, फलाना ढिमाका। हमारी दी कमियां, एक कोई चीज आ जाए हम कमियां 100 निकालेंगे उसमें आने के पहले ही। पेट्रोल के प्राइस कहाँ जा रहे हैं? ओआईसी के सारे कंट्री चीन की गोद में बैठे हुए हैं, उइगुर मुसलमानों का एक मुद्दा नहीं उठता। अब भारत में इस्लाम पर 10 बातें सुनाएंगे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पदभार संभालने के बाद सूरज के पुत्र, या मतलब वो देश जो जहां पे सनलाइट ज्यादा आती है, वहां पे सोलर की जो मतलब सौर किरणें हैं उसको यूज करने के लिए सोलर पैनल से बिजली बनाने की बात की। अब इलेक्ट्रिक कारें आ रही हैं, वो क्यों ला रहे हैं? इलेक्ट्रिक सरप्लस क्यों चाहती है भारत सरकार? क्यों चाहती है? इसका कारण समझिए। तेल
स्वयं सीमित है। ओआईसी कितना करेगा, रूस कितना करेगा, अमेरिका कितना करेगा, कल को इस पर झगड़ा हो सकता है। रूस के उत्पादन पे अभी प्रतिबंध लगाया जा रहा है कि तुम नहीं बेचोगे, फिर तेल के दाम बढ़ेंगे घटेंगे। इससे बचने का एक तरीका भाई हम अपने पे खड़े हो जाएं। हमारी गाड़ियां ही तो हैं, बड़ी गाड़ियों को छोड़ दो, बाकी छोटे को ले आओ इलेक्ट्रिक सर्विस, वो इलेक्ट्रिक के अंदर में पैनल लगा लो, सरप्लस बिजली हमारे पास अपने आप खड़ी हो जाएगी। थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं पैनल में, कि पैनल की अपनी प्रॉब्लम है, वो 100% नहीं कर पाता, लेकिन प्रयास हम कर रहे हैं ना। वो चीजें आज नहीं दिखाई देंगी, वो 10 साल बाद दिखाई पड़ेंगी कि किस तरीके से चीजें अब सही हुई हैं। जब हम जाएंगे और हमको चार्जिंग की गाड़ी मिल जाएगी बैटरी, वो फिर से आप 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर आप जाएंगे। तो जब तक हम अपने ऊपर आत्मनिर्भर नहीं होंगे, हम इस चीज को नहीं खोजेंगे। हमारा जो तलाश अपने अंदर की नहीं होगी। और भारतीय फिलॉसफी बहुत दिन से कहती है ना कि स्वयं को जगाओ, अपने अंदर हल ढूंढो। हमारे अंदर हल लाना पड़ेगा। जब हम अपने अंदर जब हम हल लाएंगे, तभी ये सब चीजें समर्थ होंगी और हम काम कर ले जाएंगे। तो सर मेरा तो मानना यही है। नहीं नहीं, युवा बहुत जागेगा, बहुत हमारा प्रयास है, लेकिन युवा को थोड़ा सा अपनी जो है ना वो, मतलब एक एक इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं, मैं भूल रहा हूँ उसको, कि हाँ, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जी। हम इतने बड़े आलसी हो गए सर। अगर घर का जीरा भी मंगवाना होगा ना, तो हम वो 2-3 ऐप में जाएंगे, चाहे जीरा आ जाए, लेकिन बाहर नहीं जाएंगे दुकान तक। जब रूस यूक्रेन की बात चली, तो मैंने मजाक में, भाई हमारे पास पबजी वाली पूरी फौज खड़ी है, बुलवा लो यहीं से, पबजी पे लड़ लेंगे। लेकिन भारत की जो वास्तविक इतिहास की लड़ाइयां हुई हैं, उसको नहीं पढ़ना है। अधिकार सबको पता है, कर्तव्य नहीं करने हैं। जिस दिन कर्तव्य करने लगेंगे, हमारे साथ समाज की सारी समस्याएं अपने आप से हल हो जाएंगी। बहुत बहुत सुंदर जवाब आपने दिया भाई साहब, बेहतरीन। मैं डॉक्टर रवि से आग्रह करूंगा कि आप हमारे मुख्य वक्ता विशाल दुबे जी का आभार ज्ञापन करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद सचिन सर। मैं आदरणीय सर का जो है बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ हृदय से, कि वह अपना बहुमूल्य समय हम लोगों के लिए दिए, और इतनी सुंदर जानकारी जो शायद हमें अभी तक पता नहीं थी। और इस तरह की जानकारी हम चाहेंगे कि आपसे आगे भी मिलती रहें, और इसी तरह से आपका स्नेह बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।